जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के साथ में। तो आज का जो सेशन है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले मंथली करंट अफेयर्स, वो भी आपका नेशनल इंटरनेशनल दृष्टिकोण से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की जो स्पेशल क्लास थी अप्रैल 2026 स्पेशल, जिन्होंने नहीं देखी उस क्लास को जरूर देख लेना, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का पूरा अप्रैल मंथ का जो डेटा वो उस क्लास के माध्यम से कराया था। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें आप देख पा रहे हैं कि हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें है ना नेशनल और इंटरनेशनल पार्ट आपको मिलेगा अप्रैल 2026 के अंतर्गत। तो बिल्कुल सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने हर एक दोस्त तक क्लासेस को पहुंचा दीजिए, जिससे हर एक छात्र इस क्लास का यहां पर लाभ ले पाए। और जिन्होंने अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश स्पेशल वाला पार्ट देख लिया तो कमेंट करके जरूर यहां पर बता देना। और एक लाइन है दोस्तों जो मैं आप सभी के लिए शेयर करना चाहूंगा कि जब सारी दुनिया कहने लगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो कि अब समय आ चुका है संघर्ष करने का, क्योंकि जो संघर्ष करेगा वही निखरेगा। और मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी जो जीत है ये पक्की है। बस निरंतरता के साथ में पढ़ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर डेटा की बात करेंगे। तो एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 की हमें रिपोर्ट यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति की। तो इसके अंतर्गत आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यहां पर टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई में 2024-25 के दौरान भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति 2.95% की वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है, जो बढ़कर 9.3 लाख किलोटन है ना तेल समतुल्य यहां पर पहुंच गई, जिसको हम KTOE यूनिट के तौर पर यहां पर जानते हैं। तो 9.3 लाख किलोटन तेल समतुल्य यहां पर हो गई है। इसके अलावा भारत की मैं रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करूंगा तो भारत की कुल अक्षय ऊर्जा जो क्षमता है ये 47 लाख मेगावाट हो गई है। तो ये जो आंकड़े हैं इनको समझ लेना, क्योंकि भारत के अंतर्गत रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा भारत में 70% से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता में 6 राज्यों में विशेषता देखने को मिलती है। इसमें राजस्थान है ना, महाराष्ट्र है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। यदि मैं पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन अर्थात प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की बात करूंगा तो ये पहले 15,000 है ना 296 मेगा जूल थी, लेकिन अब ये बढ़कर कितनी हो गई है तो 18,000 मेगा जूल आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ क्रम हमें प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि मैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में प्रहलाद जोशी जी की बात करूंगा, जो कि मंत्री हैं है ना, इन्होंने बोला है कि नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत कौन से नंबर पे, तो भारत तीसरे नंबर पे है। तो याद रखना दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत कौन से नंबर पे, तो भारत तीसरे नंबर पे। और भारत इस रैंकिंग में ब्राजील से अब आगे निकल गया है। इसके अलावा भारत की बात करें 2025 में तो 250 गीगावाट क्षमता और 45 गीगावाट की बढ़ोतरी के साथ में कौन से नंबर पे है, तो तीसरे सबसे बड़े रेन्यूएबल एनर्जी बाजार के तौर पर भारत का हमें यहां पर नाम देखने को मिलता है। तो ये जरूर आपको याद रखना, भारत के अंतर्गत कुल क्षमता 250 है ना 0.5 गीगावाट की यहां पर देखने को मिल रही है। जबकि सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 53 गुना लगभग बढ़ गई, जो कि 2024 में लगभग 2.8 गीगावाट थी, लेकिन अब ये बढ़कर 150.26 गीगावाट यहां पर हो गई है। पवन ऊर्जा की बात करें तो इसकी भी स्थापित क्षमता लगभग 2.5 गुना बढ़ी है, जो कि 2026 में 56.09 गीगावाट यहां पर हो गई है। इसके अलावा सौर मॉड्यूल की बात करें, निर्माण क्षमता की बात करें तो ये बढ़कर लगभग 172 गीगावाट हो गई है। तो ये कुछ एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया के आपकी रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो भारत है वो तीसरे नंबर पे आ गया है 250 गीगावाट के अंतर्गत। जबकि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका का नाम आता है। और भारत ने ब्राजील को यहां पर पीछे कर दिया है, और ब्राजील
ब्राजील चौथे नंबर पे इस रैंक में आ गया है। चलिए अगला यहां पर डेटा बन रहा है कि भारत की पवन ऊर्जा में भी उपलब्धि बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें अधिक यहां पर सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि 6.05 गीगावाट यहां पर प्राप्त की है। और इसके साथ में 2024-25 में जो क्षमता की बात करें, तुलना की यदि बात करें तो लगभग 46% की वृद्धि यहां पर दर्शाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट से अधिक यहां पर हो गई है। और वैश्विक स्तर पे तीन यदि मैं शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक यहां पर देशों की बात करूंगा तो इसमें भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत चौथे नंबर पे, जबकि पहले नंबर पे चाइना है, फिर अमेरिका है, उसके बाद में यहां पर जर्मनी है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ डेटा याद रखना। पवन ऊर्जा में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र यहां पर अव्वल देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 का आयोजन किया गया और इसके अंतर्गत कौन कौन से हमें भारतीय पैरा यहां पर एथलीट का नाम देखने को मिलता है, जिसमें भारत ने कुल 13 पदक अपने नाम यहां पर किए हैं। तो याद रखना ये जो वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज है इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था और इसमें भारत ने टोटल 13 मेडल यहां पर प्राप्त किए, जिसमें 7 गोल्ड मेडल हैं। और महिला कंपाउंड व्यक्तिगत श्रेणी की बात करूंगा तो इसमें नाम पायल नाग का आता है, जिन्होंने फाइनल में शीतल देवी को हराकर यहां पर स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें शीतल देवी को क्या मिला दोस्तों, पैरा आर्चर के तौर पर, तो इनका नाम हमें रजत पदक सिल्वर मेडल से देखने को मिलता है। दूसरा नाम आपको पुरुष कंपाउंड में याद रखना है, व्यक्तिगत श्रेणी में नाम है तोमन कुमार, ठीक है, जिनके द्वारा यहां पर स्वर्ण पदक जीता गया है। तो एक नाम पायल नाग का आता है और दूसरा नाम आपको तोमन कुमार का यहां पर देखने को मिलता है। तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं कि शीतल देवी के साथ में आपको पायल नाग यहां पर दिखाई दे रही है और यहां पर दोस्तों इनके द्वारा रिकॉर्ड रचा गया है। चलिए अगला नाम आता है यशोदा कृष्ण, जो पेंटिंग है सबसे महंगी पेंटिंग भारत के अंतर्गत बनी है और इस पेंटिंग को प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। और इस पेंटिंग ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसके अंतर्गत ये कलाकृति की जो भी नीलामी हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि 167 करोड़ में ये पेंटिंग बिकी है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 18 मिलियन डॉलर की धनराशि के अंतर्गत इसकी नीलामी देखने मिली, जो कि अब तक की भारत की सबसे महंगी भारतीय आधुनिक पेंटिंग के तौर पर देखने को मिल रही है। जिसमें ये आप फोटो ध्यान से देखेंगे तो ये पेंटिंग आपको यशोदा कृष्णा जी की आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो इस बिक्री की बात करें तो उसने एमएफ हुसैन के पूरे रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है। और इस पेंटिंग को खरीदा किसने, तो मशहूर उद्योगपति साइरस एस पूनावाला के द्वारा दोस्तों इस पेंटिंग को यहां पर खरीदा गया है। चलिए अगला दोस्तों नाम बात करेंगे तो अभी चर्चा का विषय है दोस्तों कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके द्वारा अभी क्रिटिकलिटी स्टेज यहां पर हासिल की गई है। अब क्वेश्चन बनता है कि यदि मैं कलपक्कम की बात करूंगा तो ये रिएक्टर कहां पर है, तो इसका संबंध आपको तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अच्छा मैं चाहूंगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, यदि मैं कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूंगा तो इसका संबंध किस भारतीय राज्य से, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के साथ में देंगे। तो तमिलनाडु के कलपक्कम में अंतर्गत दोस्तों स्वदेशी विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अभी हाल ही में क्रिटिकलिटी यहां पर हासिल की है, जिसके माध्यम से भविष्य में भारत का जो थोरियम भंडार है उसको उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण यहां पर यह कदम माना जा रहा है। और क्रिटिकलिटी की बात करें तो परमाणु रिएक्टर के संचालन की वह स्थिति होती है जिसमें परमाणु विखंडन की श्रृंखला चेन रिएक्शन क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है और प्रतिक्रिया ये लगातार जारी यहां पर बनी रहती है। और इसी को हम किस रूप में जानते हैं, तो इसी को हम क्रिटिकलिटी के तौर पर यहां पर जानते हैं। मतलब अब यह रिएक्टर बिना किसी बाहरी दखल के मौजूदा ईंधन के जरिए ऊर्जा पैदा करने के लिए अब यहां पर तैयार हो गया है। ठीक है, और यदि मैं बात करूंगा परमाणु ऊर्जा आयोग की तो इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती का नाम देखने मिलता है, जिन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि कलपक्कम के अंतर्गत प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने ये क्रिटिकलिटी यहां पर हासिल की है। तो ये आप याद रखना है, जिसके अंतर्गत ब्रीडर तकनीक का इस्तेमाल हो पाएगा, जितना ईंधन जलेगा उससे ज्यादा ईंधन इसके अंतर्गत बनेगा। 400 साल की ऊर्जा सुरक्षा यहां पर मानी जा रही है और इसके साथ ही साथ यूरेनियम पर निर्भरता
निर्भरता कम होगी, भारत का स्वदेशी संयंत्र प्लूटोनियम थोरियम के लिए तैयार यहां पर होगा, स्वच्छ ऊर्जा और कम कचरा का सिद्धांत इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा, जिसमें परमाणु संयंत्रों में प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल बढ़ाना, ऊर्जा पैदा करना, खास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल हो पाए और भारत के 25% थोरियम भंडार के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने का लक्ष्य यहां पर निर्धारित किया गया है। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है लद्दाख के अंतर्गत, जहां पर लेह में मिशन मित्र की यहां पर शुरुआत की है। तो यदि मैं भारत के गगनयान मिशन की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत लद्दाख में दोस्तों हमें एक प्रयोग इसके अंतर्गत देखने को मिला है, जिसको मिशन मित्र नाम दिया गया है। आपको पता है गगनयान मिशन जो कि 2027 में लॉन्च होने वाला है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और कुछ समय के बाद में उनको वापस अर्थ में लाया जाएगा, तो उसको गगनयान मिशन नाम दिया गया है। और उसको लेकर है ना, ये जो आपका परीक्षण है या प्रयोग है वो करना ये बहुत आवश्यक है, और उसको लेकर ये जो प्रयोग किया गया है ये आपका लद्दाख के लेह में किया गया मिशन मित्र, इसको नाम दिया गया है, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर है ना 3500 मीटर की उच्च ऊंचाई पर हाइपोक्सिया, कम तापमान है ना, और वैसे ही मौजूदा हालात मिल जाते हैं जैसे अंतरिक्ष के अंतर्गत है। तो ये एनालॉग परीक्षण यहां पर इसके अंतर्गत किया गया है, जिसमें आपको पता है कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों में है ना शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नैयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, ये सारे हमें दोस्तों इस मिशन के पार्ट के रूप में हमें देखने मिल रहे हैं, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए तो यहां पर आपको याद रखना है ये जो मिशन मित्र है इसका नाम यहां पर क्या दिया गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा मैपिंग ऑफ इंटरपेरेबल है ना ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका फुल फॉर्म यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो याद रखना है इसको हम मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट के तौर पर यहां पर जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप, इसका खिताब किसने जीता है, तो बांग्लादेश की पुरुष अंडर 20 फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब यहां पर जीता है, जिसमें किसको हराया है, तो भारत को हराकर यह खिताब भैया बांग्लादेश ने अपने नाम यहां पर किया है। ठीक है, सैफ जिसको हम बोलते क्या है, इसको हम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के तौर पर जानते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक की सबसे सफल टीम रही है, 4 बार भारत इसके अंतर्गत विजेता भी रही है। और इसका आयोजन इस बार कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन आपको मालदीव के अंतर्गत देखने को यहां पर मिला था। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो यह दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन WHO का गठन हुआ था, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जानते हैं। WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948, ये आपको याद रखना है। ठीक है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यहां पर मनाते हैं। और इस बार का 2026 का थीम क्या रहा, तो थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, ये हमें इस बार का इसका यहां पर थीम देखने को मिल रहा है। तो ये थीम भी आप याद रखना। और WHO के वर्तमान हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इनका नाम है टेड्रोस एधेनॉम गेब्रियस। चलिए अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, जिनका आयोजन दोस्तों छत्तीसगढ़ में हुआ है, आप सभी को जानकारी होगी। 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2026 तक ये पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। मैं चाहूंगा आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहली बार जो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ, इसका मैस्कट अर्थात शुभंकर के तौर पर किसका नाम हमें देखने को मिला था। तो इसमें आप याद रखना ओवरऑल चैंपियन कौन रहा, तो कर्नाटक सबसे ज्यादा मेडल लेकर आया है। मैस्कट यानी शुभंकर क्या था, तो इसका मैस्कट था मोरवीर। इसका मैस्कट क्या था, तो मैस्कट था इसका मोरवीर। और इसमें आप 2 यहां पर प्रमुख खिलाड़ियों के नाम देखेंगे जो सबसे ज्यादा मेडल लेकर आए, जिसमें कर्नाटक के तैराक के तौर पर मणिकांत एल का नाम हमें सबसे सफल एथलीट के तौर पर मिलता है, जिन्होंने 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल यहां पर जीता है। इसके अलावा यदि मैं उड़ीसा की बात करूंगा तो उड़ीसा की अंजलि मुंडा,
इन्होंने भी तैराकी में 5 गोल्ड मेडल यहां पर जीते। तो 2 खिलाड़ी विशेष तौर पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक अंजलि मुंडा का नाम आता है और दूसरा नाम किसका आता है, तो मणिकांत एल का हमें यहां पर नाम देखने को मिलता है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन भी काफी बेहतर रहा, जिसमें 5000 मीटर की दौड़ में 2 पदक मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं। जिसमें महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में नाम आता है आरती डावर का, जिनका संबंध खरगोन से है। इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया, तो इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नाम है इनका आरती डावर, और किस कैटेगरी में, तो महिला वर्ग की 5 किलोमीटर दौड़ में। इसके अलावा एक नाम आता है रंगलाल डोडियार का, जिन्होंने कांस्य पदक 5000 मीटर की दौड़ में यहां पर जीता है। जिसमें आप ये फोटो देख पा रहे हैं। यदि मैं यहां पर बात करूंगा शिवा भलावी की, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी कैटेगरी में, तो ये मध्य प्रदेश के कुश्ती के अंतर्गत 130 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। और इनका संबंध कहां से है, तो शिवा भलावी का संबंध हमें छिंदवाड़ा से देखने को यहां पर मिलता है। जबकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें, एक नाम आता है एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में 5000 मीटर की दौड़ में यह खिताब किन्होंने अपने नाम किया, तो इनका नाम है रंगलाल डोडियार, जिन्होंने कांस्य पदक यहां पर अपने नाम किया है। अगला नाम आता है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में, एक नाम आता है गुलाब सिंह का, जो कि जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता है, तो स्वर्ण पदक अपने नाम यहां पर किया है। तो मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों के नाम भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, जिन्होंने काफी बेहतर तरीके से प्रदर्शन इस खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के अंतर्गत किया है। जिसमें आप देख रहे हैं चांदनी नरेती की बात करें तो ये कांस्य पदक यहां पर दिलाई है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से हमें देखने को यहां पर मिलता है। किस कैटेगरी में, तो रेसलिंग में इन्होंने दोस्तों है ना मेडल दिलाया, कांस्य पदक। इसके अलावा अगला नाम आता है सृष्टि वर्मा का, जो कि देवास जिले से, रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। किस कैटेगरी में, तो स्विमिंग 100 मीटर इवेंट में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। जिसमें आप देख रहे हैं खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थिति आपको 11वें नंबर पे यहां पर देखने को मिल रही है। जबकि सबसे ज्यादा जो मेडल लेकर आया वो कौन लेकर आया, कर्नाटक यहां पर लेकर आया। कर्नाटक के ओवरऑल 38 मेडल हैं, और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत 11 मेडल लेकर आया, जिसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा मूर्ति की नई पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान सदन में राज्यसभा सांसद लेखिका सुधा मूर्ति की किताब, जिसका टाइटल है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मुरल है ना म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, ये जो किताब है इसका इनके द्वारा यहां पर विमोचन किया गया, जो कि सुधा मूर्ति की यहां पर किताब है। ठीक है, इस किताब का टाइटल भी आप लोग लिख लेना, टाइड्स ऑफ टाइम, है ना। ये किताब लोकसभा सचिवालय के द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें संसद भवन की भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत की सभ्यता सांस्कृतिक विरासत को यहां पर दर्शाया गया है। चलिए अगला तो नाम आता है पीएम कुसुम योजना। क्या आपने इस योजना का नाम सुना है? इस योजना का भी हाल ही में विस्तार किया गया। इस योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, और इसकी अवधि को अब बढ़ाकर मार्च 2027 यहां पर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो मार्च 2027 यहां पर कर दिया गया है, और इसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए और उनकी आय में वृद्धि यहां पर की जाए। ये इसका प्रमुख हमें उद्देश्य देखने को मिलता है। और खासतौर पे आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा के अंतर्गत यहां पर जो सोलर पंप है ये भी यहां पर प्रदान किए जाते हैं। इसमें 35 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना इसका प्रमुख यहां पर उद्देश्य है, जिसमें किसानों को सौर उपकरण लगाने के लिए लगभग 60% तक की सब्सिडी भी यहां पर उपलब्ध कराई जाती है। चलिए अगला नाम आता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के तौर पर यह नियुक्ति किनकी हुई है, जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये है वीर विक्रम यादव। इनका नाम है वीर विक्रम यादव, जो कि 1996 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं, और इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्योंकि इससे पहले यदि मैं बात करूंगा फैज अहमद किदवई थे, जिनके स्थान पर यह नियुक्ति यहां पर की गई है।
अगला नाम आता है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026, जिसके अंतर्गत दोस्तों नाम किसका आता है, आयुष शेट्टी का नाम आता है, जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में, है ना, पुरुष एकल में कौन सा मेडल जीता है, तो इनके द्वारा रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल यहां पर जीता गया। नाम किनका आएगा, तो नाम आएगा आयुष शेट्टी का, जिन्होंने पुरुष एकल में रजत पदक यहां पर जीता है। अगला नाम आता है रॉटरडैम मैराथन 2026 का, जिसके अंतर्गत नाम है सावन बरवाल का। सावन बरवाल जिन्होंने रॉटरडैम मैराथन 2026 के अंतर्गत, है ना, इन्होंने रिकॉर्ड यहां पर बनाया है, और इस रिकॉर्ड के साथ में मैराथन इन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड के साथ में यहां पर कंप्लीट की है। शिवनाथ सिंह के 1978 के रिकॉर्ड को इनके द्वारा यहां पर ब्रेक किया गया है। अगला नाम आता है प्रोजेक्ट हिम सरोवर, क्या है, प्रोजेक्ट हिम सरोवर क्या है, और इसकी शुरुआत लद्दाख के अंतर्गत की गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा यह सरोवर, प्रोजेक्ट हिम सरोवर अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है कि लद्दाख में पानी की जो कमी है उस समस्या को यहां पर दूर किया जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगला नाम आता है विश्व मंच पर भारत का परचम हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें भारतीय निशानेबाज के तौर पे नाम आता है पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली का, जिन्होंने स्वर्ण पदक और जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ में यहां पर नाम बनाया है, और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में इन्होंने मेडल अपने नाम यहां पर किया, जिसमें आईएसएसएफ विश्व कप 2026 के अंतर्गत ग्रेनाडा में इसका आयोजन यहां पर किया गया था। तो याद रखना पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली का नाम आता है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, पूर्वोत्तर में जल विद्युत को बढ़ावा देने को लेकर कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट के अंतर्गत दोस्तों एक परियोजना है, जिसका नाम है कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना, इसको यहां पर मंजूरी दी है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए अभी हाल ही में जो कलाई जल विद्युत परियोजना है, इसका संबंध भारत के किस राज्य से, तो इसका जो संबंध है ये अरुणाचल प्रदेश से देखने को मिलेगा, और ये लोहित बेसिन की पहली परियोजना हमें देखने को यहां पर मिल जाती है। चलिए अगला नाम आता है दोस्तों अरुणाचल के अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा तो 1720 मेगावाट में कमला जल विद्युत परियोजना का भी नाम आता है, जिसके निवेश को यहां पर मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए अगला नाम आता है डिजिटल पेमेंट में भारत ग्लोबल ट्रेंड सेंटर के तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें यदि मैं आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करूं, यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट पेमेंट सिस्टम यहां पर बनाया गया है, जिसमें वैश्विक रियल टाइम पेमेंट्स में लगभग 49% इसकी हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो आपको याद रखना है, जिसमें आप देख रहे हैं 64 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई से हर दिन हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें लगभग 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा 694 बैंक यूपीआई पर हमेशा लाइव आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि मार्च 2026 में 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शन इसके माध्यम से हुआ, और 29 लाख करोड़ का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, आपको पता है उज्जैन के अंतर्गत विक्रमादित्य वैदिक घड़ी आपको अब काशी के विश्वनाथ मंदिर पर स्थापित की गई है, और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में अब आपको विश्व की प्रथम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी देखने को यहां पर मिलेगी, जहां पर पंचांग तिथि नक्षत्र योग ग्रहों का गोचर सब कुछ इस घड़ी के अंतर्गत आपको देखने को यहां पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भैया बिहार की। आपको पता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा दिया गया, क्योंकि वो राज्यसभा पहुंचे हैं, और बिहार के अंतर्गत नए मुख्यमंत्री के तौर पर किनका नाम यहां पर आता है, तो नाम है सम्राट चौधरी का, जो कि बिहार के 24वें नंबर के मुख्यमंत्री यहां पर बने हैं, जिन्होंने राज्यपाल सैयद अता हसनैन से, है ना, हसनैन के द्वारा दोस्तों इनको पद की शपथ यहां पर दिलाई गई। और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, जिनका नाम है दोस्तों निशांत कुमार, है ना, उनको क्या बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री यहां पर बनाया गया, जो आपने न्यूज का हाईलाइट भी देखा होगा। चलिए अगला उसको नाम आता है साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका नाम है ई सेफर। क्या नाम है, ई सेफर, इसका शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए
एक साइबर सुरक्षा जागरूकता, जिसके माध्यम से इस अभियान का उद्देश्य है कि अगले 3 वर्षों में 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित यहां पर किया जाए। ये क्या है, तो ये इसका हमें प्रमुख उद्देश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस अर्थात वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाते हैं? तो यह दिवस 15 अप्रैल 2026 को मनाया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों इस दिन की मनाने की शुरुआत यूनेस्को के सहयोग से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के द्वारा यहां पर की गई थी, जिसमें घोषणा 2012 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के द्वारा यहां पर की गई और 2019 में यूनेस्को ने इसे आधिकारिक तौर पर यहां पर मान्यता दी, जो कि दिन ये दोस्तों महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में यहां पर मनाया जाता है। चलिए अगला नाम आता है वन हेल्थ समिट। इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? तो 7 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन लियोन में हुआ है। लियोन कहां पर है? तो ये आपका फ्रांस में है। तो लियोन फ्रांस के अंतर्गत इसका आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें G7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता के अंतर्गत इसका आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम WHO है, ठीक है, इसके अंतर्गत साझेदारी हमें यहां पर देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन बनता है कि 9वां हिंद महासागर जो सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में यहां पर किया गया है। तो हिंद महासागर सम्मेलन की बात करें तो इसका ये 9वां एडिशन था, जिसका आयोजन पोर्ट लुइस में यहां पर हुआ है। ये आपको याद रखना है। वो बात अलग है कि इसमें मालदीव से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है यहां पर नहीं पहुंचा, जिसमें चागोस द्वीप समूह चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ था, जिसमें मॉरिशस और मालदीव को लेकर लगातार संबंध बिगड़ते हुए यहां पर नजर आए थे, जिसमें आप इस चागोस आइलैंड को यहां पर है ना स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जिसके अंतर्गत ये लोकेशन में आपको यहां पर मॉरिशस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इस सम्मेलन की। तो इस सम्मेलन की जो शुरुआत है हिंद महासागर सम्मेलन की 2016 में इंडिया फाउंडेशन के द्वारा यहां पर की गई, जिसमें 40 से अधिक देशों की भागीदारी यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ में एक नाम सागर का आता है, जिसको हम क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के तौर पर जानते हैं। उस सिद्धांत के तौर पर ये यहां पर काम करता है, जिसमें 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ये हिंद महासागर क्षेत्र फैला हुआ है और इसमें 35 से अधिक तटीय देशों को यह जोड़ता हुआ यहां पर नजर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है सांसद खेल महाकुंभ 2026 की बात करें तो इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर हुआ है? तो याद रखना सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है लखनऊ के अंतर्गत। मतलब जिन्होंने आंसर यहां पर बी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही। और लखनऊ के अंतर्गत जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, यहां पर सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये आपका दोस्तों आयोजन हमें देखने को यहां पर मिला है। तो याद रखना सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहां पर हुआ? तो लखनऊ में इसका आयोजन यहां पर किया गया था। ठीक है, जो कि आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अंबेडकर जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो बाबा साहब अंबेडकर जयंती आपको 14 अप्रैल को देखने को मिलती है ना। BR अंबेडकर जी की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के मऊ में हुआ था। मऊ जिसको अब हम डॉक्टर ना भीमराव अंबेडकर या फिर अंबेडकर नगर के तौर पर हम यहां पर जानते हैं। तो जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये आपको याद रखना है कहां पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था, जिसको अब हम अंबेडकर नगर के तौर पर जानते हैं। और स्वतंत्र भारत के दोस्तों पहले कानून मंत्री के तौर पर, संविधान के निर्माता के तौर पर हम इनको जानते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन रहे थे? तो भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष यहां पर रहते और इनको 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन बनता है अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। यह दिवस हम कब मनाते हैं? तो यह दिवस 12 अप्रैल को यहां पर मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तौर पर जानते हैं। और यह जो दिवस है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी घोषणा सन 2011 के अंतर्गत यहां पर की गई थी। और यह किसको समर्पित है? तो यह दिवस सोवियत नागरिक में यूरी गागरिन को समर्पित है, जिन्होंने पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान यहां पर भरा था। तो यूरी गागरिन को लेकर, स्मृति को लेकर यह दिन देखने को मिलता है, जिसमें सोवियत नागरिक के तौर पर यूरी गागरिन
जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान यहां पर भरी थी। ठीक है, जिसमें वोस्तिक नाम का जो अंतरिक्ष यान था उससे इनके द्वारा यहां पर उड़ान भरी गई थी। इसलिए इस दिवस को हम मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में यहां पर मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहां पर इंडोनेशिया के अंतर्गत सेमेरू ज्वालामुखी। तो यदि मैं सेमेरू ज्वालामुखी की बात करूंगा तो इसका जो संबंध कहां से है, तो इसका संबंध इंडोनेशिया के जावा द्वीप से हमें देखने को मिलता है, जहां पर अभी हाल ही में इस ज्वालामुखी में दोस्तों विस्फोट यहां पर हुआ है। ये आपको यहां पर याद रखना, और इसके मैप के माध्यम से आप देखेंगे तो ये आपको इंडोनेशिया का मैप दिख रहा है, और ये सेमेरू आपको यहां पर माउंट यहां पर मैप में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं यहां पर ब्रांड एम्बेसडर की जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। इसका ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया, तो फोटो देखकर आप समझ पा रहे हैं, अभिनेता एक्टर के तौर पे नाम आता है रणवीर सिंह का, जिनको जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर इनको यहां पर नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए तो ये जो सेमेरू ज्वालामुखी है इसको द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में दोस्तों इसका हमें नाम यहां पर देखने को मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है डेंगू वैक्सीन के तौर पे जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों क्यूडेंगा, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय यहां पर रही थी, जिसमें टाकेडा की ट्रेटावेलेंट डेंगू वैक्सीन में जिसको क्यूडेगा नाम यहां पर दिया गया है, टीए की 003 नाम दिया गया, जिसमें भारतीय औषधि महानियंत्रक के तहत विशेषज्ञ समिति से 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में इस्तेमाल करने को मंजूरी यहां पर इस वैक्सीन को यहां पर दे दी गई है, जो कि डेंगू वैक्सीन के तौर पर अभी चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ है। तो ये जो क्यूडेंगा एक डेंगू वैक्सीन है जिसे जापान की दवा कंपनी ने तैयार किया, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है टाकेदा, जिसके द्वारा इसको यहां पर तैयार किया गया है। तो ये वैक्सीन का नाम भी याद रखना किससे संबंधित है, तो डेंगू वैक्सीन के तौर पे हमें इसका नाम देखने को मिल जाता है, ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें अभी हाल ही में एक ऑपरेशन मिलता है जिसका नाम है ऑपरेशन हिम सेतु, जिसमें सिक्किम के अंतर्गत लाचेन और चुंगथांग के बीच में भूस्खलन की घटना देखने को मिली थी। तो बहुत सारे ऐसे पर्यटक थे जो वहां पर फंस गए थे, है ना, तो उनकी सुरक्षा को लेकर, है ना, ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है जिसका नाम ऑपरेशन हिम सेतु है। और इसमें उत्तरी सिक्किम में लाचेन और चुंगथांग के बीच जो भूस्खलन हुआ था, वहां पर जो पर्यटक फंस गए थे उनकी सुरक्षा पूर्वक तरीके से निकासी के तौर पर यह हमें ऑपरेशन यहां पर देखने को मिल जाता है। चलिए अभी दोस्तों हम बात करें तो हमारे साथ यहां पर एक महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलता है, जिसमें आशा भोसले जी की बात करें, है ना, अब हमारे बीच में नहीं रही, इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। तो यदि मैं आशा भोसले की बात करूंगा, एक विशेष सुरीली आवाज के तौर पर इनका नाम आता है, जो कि 2 नेशनल अवार्ड विजेता भी रही हैं, 7 फिल्म फेयर अवार्ड विजेता रही हैं, और सन 2000 में जो हम फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं जिसको हम दादा साहब फाल्के अवार्ड के तौर पर जाते हैं, ये भी इनको सन 2000 में प्रदान किया गया। इसके अलावा 2008 की बात करें, 2008 में इनको पद्म विभूषण, जो कि भारत का सेकेंड हाईएस्ट विलन अवार्ड है, ये भी इनको प्रदान किया जा चुका है। चलिए अगला नाम आता है साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करती हैं, नाम है इनका दिव्या सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में इतिहास रचा है और साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला यहां पर ये बन गई, जिसमें 14 दिनों की कठिन यात्रा इनके द्वारा की गई और 17,560 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप तक ये आपकी साइकिल के माध्यम से यहां पर पहुंची है। तो एक विशेष नाम आता है किनका, तो नाम याद रखना है आपको यहां पर दिव्या सिंह का। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत और इजिप्ट के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है साइक्लोन 4। ये आपका अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में होने वाला अभ्यास है, जिसका आयोजन 2026 में कहां पर हुआ है, तो इजिप्ट के अंसास में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया, नाम क्या है इस एक्सरसाइज का, साइक्लोन एक्सरसाइज के तौर पर जानते हैं। अच्छा यदि मैं मैत्री अभ्यास की बात करूंगा,
तो मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला अभ्यास है, जिसका आयोजन उमरोई में हुआ था। और यदि मैं ऑस्ट्रिया हिंद की बात करूंगा, नाम से क्लियर हो रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला अभ्यास है, जिसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत यहां पर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी परियोजना कहां पर देखने को मिल रही है? तो मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत इसकी शुरुआत यहां पर की गई है, जिसका उद्देश्य है जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है इसको कम करना। जिसके अंतर्गत आप इस टैक्सी को देखिएगा तो इस तरीके की ये आपकी पॉड टैक्सी देखने को मिलेगी, एआई द्वारा संचालित और ड्राइवरलेस पूरी तरीके से होगी। इस तरीके का कॉरिडोर होगा और इसके अंतर्गत इस तरीके का कारनुमा ये पॉड टैक्सी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, जिसमें लगभग 9 किलोमीटर लंबे मार्ग में 22 आधुनिक और स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक पॉड टैक्सी में 6 यात्री बैठ सकेंगे और इसकी स्पीड भी लगभग आप देखेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपको यहां पर देखने को मिल रही है। बैटरी से संचालित है, ठीक है, और साथ ही साथ एआई आधारित आपको ये पॉड टैक्सी यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक बार सभी लोग भैया सेशन को बिल्कुल लाइक और शेयर करते चलिएगा, अपने हर एक दोस्त तक क्लासेस को जरूर पहुंचाते चलना, क्योंकि इससे पहले हमने मंथली करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश का पार्ट यहां पर डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल अप्रैल 2026 के हाईलाइट। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अवार्ड से संबंधित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किनको दिया गया है? तो ये हैं दोस्तों कैलाश सत्यार्थी, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के हमें दोस्तों विदिशा से देखने को यहां पर मिलता है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है और इनको अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित यहां पर किया गया है। अच्छा, इनके भी हाल ही में एक किताब आई थी दिया सलाई के बाद में, तो मैं चाहूंगा दिया सलाई के बाद में रिसेंटली इनकी कौन सी किताब आई थी उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर देंगे। ठीक है, अच्छा, जबकि मैं बात करूंगा दोस्तों, इससे पहले जो ये सम्मान दिया गया था लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला जी को प्रदान किया गया था। और मैं जैसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आप देखो, और ये किताब है करुणा दी पावर ऑफ कंपेशन। ये किताब अभी हाल ही में दोस्तों कैलाश सत्यार्थी की देखने मिली। इससे पहले इनकी किताब चर्चा का विषय थी जिसका नाम था दिया सलाई, और एक नाम आता है एवरी चाइल्ड मैटर्स। एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये भी इनकी किताब आपको यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए अगला नाम आता है सीपरी रिपोर्ट। यदि मैं सीपरी रिपोर्ट की यहां पर बात करूंगा, पहले तो आप देख लो इसका फुल फॉर्म क्या है। इसको हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर जानते हैं और इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की बात करें तो 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेना में या सैन्य खर्च करने वाला देश हमारा भारत बन गया है। तो सेना में डिफेंस में खर्च करने वाली लिस्ट में भारत कौन से नंबर पे? तो भारत 5वें नंबर पे है। लेकिन यदि मैं वैश्विक सैन्य खर्च की बात करूंगा, ग्लोबली यदि बात करूं, तो 2.89 ट्रिलियन डॉलर के साथ में यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों वैश्विक सैन्य खर्च हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं यहां पर जो भारत है 5वें नंबर पे। सेना में सबसे ज्यादा खर्च करने में अमेरिका अव्वल है, फिर इसके बाद चाइना है, रसिया है, जर्मनी है, और फिर है भारत आपका इसमें 5वें नंबर पे। ठीक है, ये आपको याद रखना, पिछले साल से 8.9% की अधिक यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। चलिए अगला दोस्तों यहां पर नाम आ रहा है केन्या के अंतर्गत, जिसमें एथलीट में सेबेस्टियन सावे भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं और दुनिया के पहले ऐसे धावक ये बन गए जिन्होंने 2 घंटे से कम समय में इस मैराथन रेस को कंप्लीट किया है। 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकेंड के समय के साथ में इन्होंने इस रिकॉर्ड को यहां पर बनाया और इन्होंने केन्या के ही कैल्विन किप्टुम का जो रिकॉर्ड था इसको इनके द्वारा यहां पर ब्रेक किया गया है। जिसमें मैराथन की बात करें तो 42.195 किलोमीटर की ये हमें मैराथन यहां पर देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, जस्टिस लीसा गिल ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पहली बार किसी महिला जज को चीफ यहां पर जज बनाया गया, जैसे मुख्य न्यायाधीश आपकी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के तौर पर कौन बन गई है? तो जस्टिस लीसा गिल का यहां पर हमें नाम देखने को मिलता है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है मिस इंडिया
2026 का खिताब किन्होंने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 में खिताब जीता है गोवा से, जिनका नाम है साध्वी सतीश सेल। साध्वी सतीश सेल कौन बन गई है? तो ये मिस इंडिया यहां पर बन गई है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 के अंतर्गत साध्वी सतीश सेल का यहां पर नाम गोवा से देखने को यहां पर मिलता है, जबकि पहली रनर अप में महाराष्ट्र से राजनंदिनी पवार और दूसरे स्थान पर रनर अप में आपको जम्मू कश्मीर की अद्वैत का नाम यहां पर देखने को मिल जाता है। तो याद रखना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 में अभी जो रिसेंटली हमें नाम देखने को मिलेगा वो किनका मिलेगा? तो ये नाम है दोस्तों यहां पर साध्वी सतीश सेल का। इससे पहले 2024 में आपने नाम सुना होगा निकिता पुरवाल, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग यहां पर करती है। अगला क्वेश्चन, भारत के अभी 95th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं और इनका संबंध आपका कहां से है? कोलकाता से है। ये नाम है अरोण्यक घोष, है ना। इनके द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में बैंकॉक शतरंज जो क्लब ओपन 2026 था, इसमें इन्होंने अपना अंतिम मानदंड हासिल यहां पर किया है और भारत के 95th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर यहां पर ये बन गए। क्योंकि इससे पहले आपने नाम जरूर सुना होगा, जब मैं 94th नंबर के तौर पर मयंक चक्रवर्ती की बात करूंगा, जिनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध असम से है, क्योंकि चेस में 94th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। जबकि इससे पहले 93rd नंबर पे आरव डेंगला, महाराष्ट्र से आर्यन वासने, है ना, दिल्ली से, और वीएस राहुल का नाम आपको तमिलनाडु से देखने को यहां पर मिल जाता है। ये भी आप यहां पर याद रखेंगे। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है नेस्कॉम का। यदि मैं नेस्कॉम की बात करूंगा तो नेस्कॉम के अध्यक्ष के तौर पर किनको चुना गया? तो यह है श्रीकांत वेलामकन्नी, है ना। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष यहां पर बन गए। इससे पहले आपने सिंधु गंगाधरन का नाम सुना होगा। नेस्कॉम की बात करें, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, ये एक अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल रही है। चलिए इसके अलावा दोस्तों एक और यहां पर अपॉइंटमेंट देखते हैं, जिसमें अभी चर्चा का विषय रहे नीति आयोग, है ना। और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष यहां पर कौन बन गए हैं? इस डेटा को भी आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख लेना। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी किनको गई है? तो यह है अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तौर पर जानते हैं, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और अब इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति देखने को यहां पर मिली, जिन्होंने सुमन बेरी को रिप्लेस यहां पर किया है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए। जबकि अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री का नाम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो पश्चिम बंगाल के बालूरघाट विधानसभा क्षेत्र से ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और इसके साथ में दोस्तों ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी यहां पर रह चुके हैं। अब इनको नीति आयोग के उपाध्यक्ष की यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं सदस्य के तौर पर बात करूं तो राजीव गौबा, है ना, केवी राजू, गोवर्धन दास हैं, अभय करंदीकर हैं, डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं। इनको यहां पर क्या बनाया गया है दोस्तों? तो इनको पूर्णकालिक सदस्य यहां पर नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग की सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किनको सौंपा गया है? तो सीबीएसई की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं ये, और इनका नाम है निधि छिब्बर, जिन्होंने बीवीआर सुब्रमण्यम के स्थान पर नीति आयोग के दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर अतिरिक्त प्रभार इनको यहां पर दिया गया। ठीक है, तो ये नियुक्ति का सिलसिला था जो आपको पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया है। अब दो क्वेश्चन स्टैटिक देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है नाम आएगा अरविंद पनगरिया, जो कि नीति आयोग के पहले हमें उपाध्यक्ष देखने को मिलते हैं। और यदि आपसे स्टैटिक फैक्ट ये भी पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन है, तो पहली सीईओ के तौर पर सिंधु श्री खुल्लर का नाम हमें यहां पर मिलता है। तो ये स्टैटिक फैक्ट भी समझना, क्योंकि करंट तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन करंट के साथ में स्टैटिक रिवीजन भी करते चलना बहुत आवश्यक है। अब हम होमवर्क की बात करेंगे, और होमवर्क का जो आंसर आपको देना है, ये क्लास के बाद में, क्लास एंड होने के बाद में कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर यहां पर देना है। जिसमें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, और इसमें 2026 के अंतर्गत हमें इसकी थीम क्या देखने को मिलती है? क्या फिट इंडिया थीम रही, हेल्थ फॉर ऑल का नाम आता है, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, या फिर ग्लोबल हेल्थ फर्स्ट? ये हमें इसकी थीम मिलती है। ये आंसर आप मुझे
कमेंट सेक्शन के साथ में देंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। आपको सर्च करना है हमारा नाम आशीष त्रिपाठी सर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में पहुंच जाएंगे। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। यहां पर बहुत सारा अपडेट है जो आपको हर दिन क्लास के अंतर्गत डेटा के साथ में यहां पर मिल जाता है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन नेशनल इंटरनेशनल स्पेशल अप्रैल 2026 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपसे मुलाकात बाकी हर दिन होती है सुबह 8 बजे आपके अपने डेली करंट अफेयर सेशन के अंतर्गत। तो आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे हर दिन सुबह 8 बजे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और ऐसी मेहनत के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।